हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोल साइंस यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस 317 इसका कोड है, इसका पेपर। ठीक है। सो आप सभी बच्चे जो भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बात बताना चाहती हूँ कि वीडियोस को बनाने के लिए मुझे पहले कंटेंट को उसको जोड़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली एक सिटिंग में मुझे एक वीडियो तैयार करनी होती है, तो वो बहुत टाइम ले लेती है। और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग कमेंट लिखते हैं। ठीक है। हालांकि मैं उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की वजह से जो एक सिस्टमैटिक वे होता है वो टूट जाता है वीडियोस बनाने का। सो प्लीज़ ऐसा मत करो। ठीक है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, और ये कोई भी नहीं करवाएगा आपको। और वही बात है ना, फ्री की कद्र नहीं होती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अच्छा, बैक टू द वीडियो, हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर आखिर कैसा आएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। उससे पहले आप ये देख लो पॉलिटिकल साइंस का जो नया सिलेबस है, मतलब कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन से आएंगे। ठीक है। तो लेसन 3, 4, 6, 8 ये सारे चैप्टर्स आप देख लेना जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हमारे पेपर की। तो पेपर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें टोटल 54 क्वेश्चंस है, तो बहुत लेंदी पेपर है। सेक्शन ए आपका जो है वो थोड़ा सा हो जाता है एमसीक्यू टाइप का, और जो सेक्शन बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें, जिसमें कि आपके 2, 3, 4, 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे, सिग्नेचर्स लिखोगे, उसके बाद आपको कुछ जानकारियाँ दी गई हैं वो आप पढ़ लोगे। ठीक है। यहाँ से आपका मेन पेपर स्टार्ट है जो कि आपका 3 घंटे का होने वाला है, और 100 नंबर का ये पेपर होगा। 54 टोटल क्वेश्चन, सारे कंपलसरी हैं, सभी आपको करने हैं। और एक बात और बता दूं इम्पॉर्टेंट, कि आपको 2:15 पर आपका पेपर जो है वो रीडिंग के लिए दिया जाएगा। आपको रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। आंसर बुक में आपको कुछ नहीं लिखना होता है उस समय पे, 2:15 to 2:30 फिर। ठीक है। आपका 2:30 पे पेपर स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप अपने टाइमिंग से, यहाँ पर भी आपकी चीज़ लिखी हुई है वही, कि आप अपने टाइम से पहुँच जाना। सेक्शन ए, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ लिबरलिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू द डेज ऑफ द, यानी कि उदारवाद की जड़ें हमें कौन सी शताब्दी के दिनों में मिल जाती हैं, मतलब खोजी जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17th सेंचुरी या 17वीं शताब्दी में हम देख सकते हैं हमारी जो लिबरलिज्म है, उदारवाद है, उसकी जड़ें देखने को मिल जाती हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड बाय गांधीज्म, यानी गांधीवाद में इनमें से क्या नहीं आता है, ये आपको बताना है। अहिंसा, स्वराज, सत्याग्रह, या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जिसे हम शक्तियों का केंद्रीकरण भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्तियों का केंद्रीकरण। इसका मतलब ये है गांधी जी हमें क्या क्या शिक्षा देकर गए हैं, गांधी जी के क्या क्या जो है आप कह सकते हैं क्या वकालत वो करते थे किस चीज़ की। तो वो लोग वो जो है वो कहते थे कि अहिंसा हमें, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, नॉन वायलेंस के उस पर चलना चाहिए। नेक्स्ट, सत्याग्रह, यानी कि सत्य से हम चीज़ों को करें। ठीक है। अपने सच पर अड़े रहें। स्वराज का मतलब होता है कि हम सिर्फ अपने मतलब हम सेल्फ, जो एक वो होता है ना कि हम सेल्फ रूल करें बेसिकली। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स उन्होंने नहीं कहा कि शक्तियों का एक केंद्रीकरण हो जाए, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास शक्तियां हो, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं कही है। तो इसका आंसर इसीलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, इनमें से कौन सा विकल्प राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। तो राज्य के आपके तत्वों को आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन से स्टेट के एलिमेंट्स है। तो स्टेट के ना 4 एलिमेंट्स होते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पहला एलिमेंट जो आपका होता है वो होता है आपका पॉपुलेशन। ठीक है। एक स्टेट तभी कहलाएगा जब वहाँ की जनसंख्या, ठीक है, हिंदी में जनसंख्या
सेकंड होता है टेरिटरी, टेरिटरी जिसे हम क्षेत्र भी कह सकते हैं हिंदी में। थर्ड होता है आपका यहाँ पर गवर्नमेंट या सरकार हिंदी में। एंड फोर्थ इसका होता है आपका सोवर्निटी, जिसको आप संप्रभुता भी कहते हो। तो ये सारे चार जो है एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा एक एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो देखो पॉपुलेशन एक एलिमेंट होता है, फर्स्ट ही एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। वन कोई एलिमेंट, फॉरेस्ट नहीं है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है और फ्लैग भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल। पहला नंबर मतलब एक नंबर का क्वेश्चन है कि हमसे पूछा गया है संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से अनुच्छेद तक वो उल्लिखित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे पास जो है ये दिए गए हैं अधिकार, ठीक है। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो पता ही होगा। पहला अधिकार हमें दिया गया है राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। सेकंड मैं वैसे बोल के आपको बता देती हूँ या फिर लिख ही देती हूँ। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, देन हमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये अधिकार है हमारे पास। मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये है कि हम अपने किसी भी प्रकार से अपनी भाषाओं को या अपने कल्चर को बचा सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट हमें अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें बोला गया है कि आप कोई भी रिलीजन जो है इंडिया में रह के अपना सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो। नेक्स्ट हमें लास्ट दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इन सभी जो 6 अधिकार हैं उनको आपको याद रखना है। पहले हमारे पास 7 अधिकार होते थे, जिसमें कि एक अधिकार जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर एक फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से लीगल राइट बना दिया गया। यानी कि अगर आपको राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको फिर लीगली उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। और इनमें बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं देखने को, तो ये हमें 14 से 32 यानी 32 अनुच्छेद तक मिलते हैं, आर्टिकल 32 तक। नेक्स्ट इसी में और में दिया हुआ है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमने राइट टू इक्वालिटी भी पढ़ा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी पढ़ा और राइट टू फ्रीडम भी पढ़ा, लेकिन राइट टू फूड हमारा अधिकार नहीं पढ़ा हमने, है ना। ये इनके अंतर्गत आ सकता है, लेकिन ये एक अलग से कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट टू फूड। ये तो आप खुद से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भोजन का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अ फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है ना, उसके अंदर भी कई सारी स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई। तो एक बार ये देख लो कि राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हमें दी गई हैं। सो स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता होती है। मतलब एक डेमोक्रेसी में अगर लोग स्वतंत्र रहने का मतलब क्या है, आज़ाद हैं, तो इसका मतलब वो जो है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ट्रू डेमोक्रेसी का। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सेट ऑफ 6 फ्रीडम डिस्क्राइब्ड एज
द फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमारा जो संविधान है भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? सबसे पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम किसी भी मतलब एक कहते हैं ना प्रतिबंध में आके हम कोई भी चीज को अपनी कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उस चीज को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण से ढंग से हम जो है जुलूस निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना पॉलिटिकल जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग अपनी रैली वगैरह निकालते हैं, तो वो फ्रीडम दी गई है कि आप ये रैली वगैरह निकाल सकते हो और असेंबल हो सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि आपके पास कोई भी किसी भी तरीके के आर्म्स यानी हथियार नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यानी कोई भी संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कहीं भी भारत में कोई भी कहीं भी जाने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी भाग में हमें रहने का और जीविका उपार्जन, यानी कि हम कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी अपनी जो जीविका है उसका उपार्जन कर सकते हैं, कमा सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय या नौकरी हमें करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। सो अब इसका आंसर देख लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमने देखा, ये हमें दी गई है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी अभी हमने देखा, ये भी है उसमें, ठीक है। अभी हमें बताना है कौन सी नहीं है। फ्रीडम टू हैव अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, क्या ये हमने देखी? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि कोई भी असीमित संपत्ति रखने की स्वतंत्रता हमें नहीं दी गई है। ये भी हमने देखा था, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में और में दिया हुआ है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में भारत का संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार देता है? तो 6 मौलिक अधिकार देता है। 7 पहले हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 ऑफ सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन द पंचायत, यानी पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट, जो पंचायत होती है ना ग्राम पंचायत, उसमें महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट है उसका आरक्षण किया गया है, मतलब वो हमेशा ही महिलाओं के लिए आरक्षित है, बचाई गई हैं। तो ये हमें कौन सा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73वां, जो आपका 73rd संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो हमें कहता है कि हम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीट अवेलेबल हमेशा रहेगी। इसी में और में दिया हुआ है थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री में जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, मतलब फ्री भी है लेकिन अनिवार्य भी है, वो शिक्षा हमें कौन से फंडामेंटल राइट, कौन से मौलिक अधिकार मतलब कौन से संवैधानिक संशोधन में देखने को मिलती है? तो आपका एक संशोधन हुआ था 86वां संशोधन, ठीक है, 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें कि आपका जो आर्टिकल 21A है ना, वो ऐड हुआ था आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल नया ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि 14 साल के बच्चे को निशुल्क यानी फ्री शिक्षा, 14 साल के तक के बच्चे के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो आज भी आप देखते हो 8th क्लास तक फ्री शिक्षा है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एज पर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? 1 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय शामिल है? तो संघीय सूची में अगर हम देखें, यूनियन लिस्ट में अगर आप देखते हो तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर है 97। लेकिन अगर आप सेंटर लिस्ट की बात करते हो ना, सेंटर लिस्ट की बात करते हो आप, तो सेंटर लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं 98 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर भी 97 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट है हाउ मेनी, इसी में और में दिया हुआ है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। अब आपसे पूछा गया है स्टेट लिस्ट में, यानी जो आपकी राज्य सूची होती है उसमें कितने विषय शामिल है एज पर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66 सब्जेक्ट्स। 66 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड है आपके राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है उसके लिए आपके पास होनी चाहिए 35 साल की उम्र। ठीक है, मिनिमम एज है, आप 35 साल के होंगे तभी आपको जो है भारत का राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकता है, मतलब उसके पद से हटा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा के 1/4 मेंबर अगर बोले, 1/4 मेंबर अगर बोलें कि जो प्रेसिडेंट है उसको हटाना है, ठीक है, और वो सभी लोग फिर एक जो है सिग्नेटरी होती है उस पर साइन करते हैं, तब जाके ये काम होता है। और ये जो है ना तब होता है जब वो लोग ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी तरीके से कोई ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस में लगा हुआ है। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी तरह से हमारा जो संविधान है उसके जितने भी हमारे कानून दिए गए हैं उनको, या आर्टिकल्स वगैरह दिए गए हैं उनके खिलाफ जाना या उनका उल्लंघन करना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करता है प्रेसिडेंट तब उसको जो है वहां से उस चीज से उसके पद से हटाया जा सकता है, और ये जॉइंटली किया जाता है बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा जो है संयुक्त रूप से हम राष्ट्रपति के को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति आपका होता है प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति भी कहलाता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो उसका भी सेम यही आंसर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ही भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू राष्ट्रपति। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है, मतलब राज्यसभा में लास्ट कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 250। ठीक है, 250 सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, Who amongst the following has the power to dissolve the लोकसभा। इनमें से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो इनमें से कौन सा है जो हम मतलब जो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। मतलब ज्यादातर जो पावर्स होती है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है, जो मतलब ऐसी पावर्स लगा लो जो बहुत ज्यादा जो किसी के हाथ में नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में दे दी जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा जो है पंचायती राज की एक संस्था नहीं है। तो पंचायती राज की जो है कई सारी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका आता है इसमें ब्लॉक, मतलब ये आपका ग्राम सभा, जिला परिषद, ये भी एक संस्था है, ये भी एक ब्लॉक समिति भी एक संस्था है। लेकिन म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका जो है वो पंचायती राज के अंदर नहीं आती है, ये बात तो आपको पता होगी, है ना। पंचायती राज जो गाँव में और इनमें होता है, तो वो नगर पालिका तो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट, बाय विच नेम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोन एज। नगर निगम के राजनीतिक मुखिया को कौन से नाम से पुकारा जाता है। तो इसको पुकारा जाता है महापौर या मेयर के नाम से इंग्लिश में। ठीक है, जो नगर निगम का राजनीतिक मुखिया होता है उसको हम मेयर कहते हैं। नेक्स्ट, हु अलॉट्स अ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी।
किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन देता है, कौन आवंटित करता है? तो इसका आंसर है द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग हमेशा किसी भी राजनीतिक, कोई भी नहीं, मान लीजिए कल को कोई एक इंसान उठ के कहता है कि मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जमानी है और उसके लिए मुझे चुनाव चिन्ह चाहिए, जैसे कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका है चुनाव चिन्ह ये हाथ, इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या है? कमल है, ठीक है, कमल है। और भी जैसे हमारी ये आम आदमी पार्टी है, इसकी झाड़ू है। तो ये सारे है ना, ये हमारे क्या है? सिंबल्स है, चुनाव चिन्ह है। तो ये हमें देती हैं द इलेक्शन कमीशन। और ये चुनाव चिन्ह बेसिकली क्यों दिए जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को? इसीलिए दिए जाते हैं ताकि अगर कोई देश में अनपढ़ इंसान है जिसको पार्टी का नाम पढ़ना नहीं आ रहा, तो वो आराम से उस चुनाव चिन्ह को देख लेगा और उस पर वो फिर जब भी ईवीएम में वोटिंग डालनी होगी तो वो उस पे क्लिक मतलब उस पे जो है वोट आसानी से डाल पाएगा। नेक्स्ट और इसी में दिया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन इंडियन सिटीजन टू बी अ वोटर? कोई भी भारतीय नागरिक उसको मतदाता बनना है तो उसके लिए कितनी न्यूनतम आयु निश्चित की गई है? 18 ईयर्स। इट इज सो इजी, है ना? 18 साल की उम्र होगी तभी तो आप वोट दे पाते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ वोटर? इनमें से कौन सी एक योग्यता आवश्यक नहीं है मतदाता बनने के लिए? तो पहली योग्यता, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए भारत का नागरिक। अगर भारत का नागरिक नहीं होगा तो भारत में वोट कैसे दे पाएगा? शुड बी एजुकेटेड। क्या ये जरूरी है कि भारत का जो एक वोटर है वो शिक्षित होना चाहिए? तो ये जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कि उसकी एक क्वालिफिकेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो वोट देने जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन? इनमें से आपको बताना है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है। अगर उसकी न्यूनतम आयु 25 ईयर्स है तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए एक उम्मीदवार की, वो होती है 30 साल, ठीक है, 30 ईयर्स। और हमने राष्ट्रपति के लिए क्या देखा था? 35 ईयर्स, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज नॉट अ रीजनल पार्टी? इनमें से कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है? क्षेत्रीय दल होते हैं जैसे कि मतलब किसी एक, जैसे स्टेट्स होते हैं उसमें कई अलग अलग पार्टीज बना दी जाती है जिनको नेशनल लेवल पर नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ उस स्टेट में वो पार्टी बहुत फेमस होती है, ठीक है, रीजनल होती है। जैसे शिवसेना, शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है। और इसके अलावा इनकी बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है, रीजनल पार्टी। और डीएमके की बात करें तो ये आपकी है तमिलनाडु की, ठीक है, तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है। तो ये सारी रीजनल है लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? इनमें से भारत ने किस वर्ष में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, अच्छा ये आप कमेंट में बताओगे, ये आप कमेंट में बताओ, हिंट मैं आपको दे देती हूँ। जैसे उसी साल पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था और उस साल पे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस साल में भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको कमेंट में बताना है, या फिर मैं जो भी कमेंट बताएगा उसको पिन कर दूंगी, ठीक है, जो बिल्कुल सही बताएगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी? इनमें से कौन सा कथन भारत की परमाणु नीति के बारे में सत्य नहीं है? इट स्टैंड्स फॉर डिसआर्मामेंट, यानी कि ये निशस्त्रीकरण का समर्थक है, तो ये बिल्कुल सही है। इट स्टैंड फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव के विरुद्ध है, ये भी सही है। इट स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, क्या ये परमाणु हथियारों के पक्ष में है? तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर पूछा था जो गलत है वो आपको बताना, जो सही नहीं है यानी वो गलत है। तो
इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब क्या है इसका, जो भारत की परमाणु पॉलिसी है ना, परमाणु नीति जो है वो ये कहती है कि हम परमाणु बम जो बना रहे हैं, मतलब जो बनाते हैं, जो भी है, हमारे पास जो परमाणु बम है वो हम कभी भी गलत उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई कंट्री है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, ठीक है, हम उस पर कभी भी आगे से वार नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये वर्ल्ड पीस की तरफ दिखाता है, विश्व शांति के पक्ष में है भारत। इसके अलावा ये भी कहता है कि कोई अगर निरशस्त्रीकरण है, ठीक है, जिसके पास शस्त्र नहीं है, हम उसके ऊपर भी हमला नहीं करेंगे इस तरीके से, वही परमाणु बम जिसके पास नहीं है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि हम किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं दिखाएंगे। कोई भी अगर कंट्री है उसके प्रति हम भेदभाव नहीं दिखाएंगे। जैसे अगर कोई दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है तो ऐसा नहीं कि हम एक कंट्री का साथ देंगे, ठीक है, तो वो भी दिखाती है। लेकिन ये नहीं कहता कि हम हथियारों के पक्ष में हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं तो इसीलिए हमें भी परमाणु हथियार बनाने पड़ रहे हैं। हु हैड प्रोपाउंडेड द टू नेशन थ्योरी अबाउट बिफोर द इंडिपेंडेंस? आजादी से पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है द मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने आजादी से पहले टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है ये समझ लो, अगर पेपर में आ जाता है तो लिख देना। टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है, देखो, जब भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत जब लड़ाई, मतलब ये जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था ना, उसमें क्या हुआ, उसमें ना अंग्रेजों ने बार बार ये बोला कि है ना, ये हम तो जा रहे हैं, मुस्लिमों के कान भरे थे बेसिकली, कि हम तो जा रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर रह जाओगे तो ये लोग तुम्हारे साथ है ना बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, तो इससे अच्छा तुम अपना अलग राष्ट्र मांग लो या अपना अलग जो है देश मांग लो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान बनाने की मांग की। तो इसी को टू नेशंस थ्योरी का नाम दिया गया कि भारत से अलग एक दूसरा देश बनाया जाए जहां पर जो सभी मुस्लिम लोग हैं वो रह सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम, मतलब ऐसा बोला गया कि हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग अलग वो है, तो हम सभी साथ मिलकर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और इस टाइम पे हाँ ये भी ज़रूरी है कि इस टाइम पे तो मुस्लिम लीग की ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली दी किसने थी, अगर उसकी बात करें तो वो थे हमारे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, तो उनका नाम याद रखना, सर सैयद अहमद खान। और मुस्लिम लीग के उस टाइम पे जो ये मतलब इसको डायरेक्ट कर रहे थे या जो लीडर थे वो थे हमारे, कौन थे, मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। दी थी सर सैयद अहमद खान ने, ये बात बोली थी कि हमारे पास टू नेशंस होने चाहिए, ठीक है। और इसके द मुस्लिम लीग के वो जो हैं वो थे उस टाइम पे, क्या थे, उस टाइम पे वो उसके एक कह सकते हो सदस्य थे और लीडर उस टाइम पे थे मोहम्मद जिन्ना। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन मॉड्यूल 7A। और आपका जो ऑप्शन मॉड्यूल 7A और B है उसमें आपको चॉइस दी गई है, तो कोई भी एक आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं दोनों करवाऊंगी क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्हें 7A समझ आता है, कई होते हैं 7B वाले, तो दोनों का ही फायदा हो। ऑन विच डेट इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? इनमें से कौन से दिन या कौन सी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द, कोई भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, जितने भी सदस्य होते हैं तो उनमें इनमें से कौन सी संस्था है कि वो उसके भी सदस्य मिलेंगे? तो इसका आंसर है जनरल असेंबली, ठीक है, साधारण सभा के भी वो सदस्य जरूर मिलेंगे। हाउ मेनी कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एट प्रेजेंट? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या जो है वो है हमारी 5, ठीक है, 5 संख्या है। और अगर हम बात करें तो टोटल कितने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स हो सकते हैं, तो टोटल हमारे हो सकते हैं, लिमिट है इसकी 15 कंट्रीज की, ठीक है, टोटल 15 कंट्रीज की जो है मेंबरशिप इसमें हो सकती है। और जिसमें से कि 5 परमानेंट होंगे और बाकी जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। भारत भी चाहता है कि हम यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन की है उसके परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि चाइना जो है, क्योंकि जो 5 कंट्रीज होती है ना उनको साइन करना पड़ता है, लेकिन चाइना इसके लिए राजी नहीं है। ऑप्शन मॉड्यूल 7B, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? जो आपकी यूपीएससी है उसके चेयरमैन
या उसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो उनको नियुक्त करने का काम जो है वो होता है आपके प्रेसिडेंट का, यानी भारत के राष्ट्रपति का। मैंने आपको बोला ना, जो मतलब इम्पोर्टेंट काम है वो दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। What is the maximum age fixed for the members of the UPSC to hold office? यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितनी निश्चित की गई है? मतलब एक आयु होती है ना कि इस टाइम तक तुम जो है यूपीएससी के इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हो, तो वो कितनी एज है? तो वो एज जो है वो है 65 साल, ठीक है, 65 साल। लेकिन एक और इसमें क्राइटेरिया होता है कि तुम ना 6 साल तक ही मतलब ऑफिस का जो है कार्यभार संभाल सकते हो। 6 साल बाद ऑटोमेटिकली तुम रिटायर हो जाओगे, या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए, दोनों ही केसेस में होता है ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? इनमें से कौन सा कथन राजनीतिक कार्यकारिणी के संबंध में सत्य है? इट इंक्लूड्स पॉलिटिशियन ओनली, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग सम्मिलित हों, ये सही नहीं है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस बोथ, कि ये दोनों मतलब जो राजनीतिक लोग होते हैं राजनीतिक दल, ये दोनों शामिल होंगे, ये भी सही नहीं है। इट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि ये नहीं, ये भी सही नहीं है कि इसको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका आंसर होगा इट इज अ टेम्पररी बॉडी, यानी कि एक अस्थायी संस्था होती है जो हर बार मतलब इलेक्ट होती रहती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो एक अस्थायी संस्था है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। आपको ना एक मतलब ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको सही शब्दों से इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो देखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्टेट इज अ डैश ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी इज अ डैश ऑर्गेनाइजेशन। सच कहें तो राज्य एक डैश संगठन है जबकि समाज एक डैश संगठन है। तो इसमें आपका आएगा स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये पॉलिटिक्स से बनता है, और सोसाइटी इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक राजनीतिक संगठन है राज्य, और ये एक सामाजिक, क्योंकि समाज जो है वो क्या होता है, सामाजिक होता है ना, इसीलिए 2 नंबर का ये था। नेक्स्ट है आंसर एनी टू क्वेश्चंस, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एनफोर्सेस लॉ? इनमें से कौन सा ऑर्गन या कौन सा अंग होता है जो कानून को लागू करता है? तो आपको पता होगा कि कानून को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का, ठीक है। अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका काम किसका होता है? दंड देने का, होता है न्यायपालिका का। तो इस पे इंग्लिश में हो जाएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है आपकी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम जो है होता है इन्फोर्स करने का लॉ। हाँ, नेम एनी टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अभी ऊपर हमने पढ़े थे, पहला एलिमेंट होता है पॉपुलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। टेरिटरी होती है एलिमेंट, और इसके अलावा क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट होती है एलिमेंट, ठीक है। और चौथा आप कमेंट में बताओगे। 2 आवश्यक तत्वों के नाम बताने, कोई भी 2 लिख देना, जनसंख्या, क्षेत्र, ठीक है, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट, आउट ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी विच वन ओरिजिनेटेड फर्स्ट? राज्य और समाज में से कौन पहले अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है समाज। समाज जो है वो पहले अस्तित्व में आया था, राज्य तो बाद में बने हैं, ठीक है। सोसाइटी जो है वो पहले अस्तित्व में आई थी। जैसे मानव जो है जैसे ही वो पैदा होता है तो वो एक समाज से घिर जाता है, ठीक है, उसको ये थोड़ी ना पता है राज्य कहाँ, हम कौन से उसमें है। 23rd क्वेश्चन, आंसर एनी टू क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। नेम एनी टू फिलोसोफर्स ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि जो मार्क्सवाद होता है उसके 2 दार्शनिकों के नाम बताने हैं। कोई भी 2 फिलोसोफर्स के नाम बताने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, हिंदी में इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। और जो दूसरा फिलोसोफर दिया हुआ है वो है फ्रेडरिक एंगल्स। स्पेलिंग होगी इसकी फ्रेडरिच नहीं है ये, फ्रेडरिक ये आएगा यहाँ पे, और एंजल्स या एंगल्स बोल सकते हो, तो हिंदी में होगा ऐसे, फ्रेडरिक एंगल्स। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पॉलिटिकल थिंकर हु एडवोकेटेड दैट एंड्स एंड मीन्स आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उस विचारक का नाम बताना है जिसने साध्य और साधन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ऐसा कहा था। तो इसका आंसर है गांधी जी। गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जो साध्य और साधन होते हैं वो एक ही सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, ठीक है।
गांधी जी। नेक्स्ट, विच रिवॉल्यूशन गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि कौन सी क्रांति थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का विचार दिया था? तो इसका आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने हमें ये सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट, आंसर एनी टू क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन हैज बीन एडेड अंडर विच फंडामेंटल राइट? राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारा कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और अभी भी मैंने ऊपर बताया था आपको 21A जो आर्टिकल है वो नया ऐड हुआ है 21 आर्टिकल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारा जो है ये आता है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट कैन प्रिजर्व द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज? कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो होता है वो होता है आपका, कि उसमें जो फंडामेंटल राइट ये कहता है कि जो लैंग्वेज है, वो जो कल्चर है माइनॉरिटीज का, वो इससे बचा सकते हैं अपने को। और ये आता है आपका आर्टिकल 29 में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था? तो आपका जो 86th अमेंडमेंट है, ऊपर भी मैंने आपको बताया था, 86th संशोधन जो है उसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। और ये कब किया था? ये किया था 2002 में, इन केस अगर आ भी जाए तो। नेक्स्ट, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इनमें से, मतलब इनमें से तो नहीं, कौन होता है जो कि भारत के चुनाव आयोग के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करता है? तो वही द प्रेसिडेंट। कुछ नहीं तो प्रेसिडेंट को एक काम दे दो। तो राष्ट्रपति जो होता है वो ही हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसके चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको निर्वाचित करता है। और ये भी यूपीएससी के भी चेयरमैन को ये जो है निर्वाचित करता है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा जो है यानी उपराष्ट्रपति जो होता है, लिखने की जरूरत है क्या? ओके फाइन, वो हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री? देश का प्रशासन चलाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना। देश का प्रशासन किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। नेक्स्ट है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन? अभी ऊपर देखो, देखा था ना हमने, इसमें पूछा गया है कि सरकार का कौन सा ऐसा स्तर होता है जहां पर महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज जो लेवल होता है वहां पर औरतों के लिए सीट्स का रिजर्वेशन किया जाता है। नेम द 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखो, इसके जो 3 स्तर होते हैं ना, अच्छा ये भी देख लो, यहाँ पर पंचायती राज में ना कौन से लेवल पर किया जाता है? ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायती राज में औरतों के लिए जो है रिजर्वेशन दी जाती है। अच्छा, इसके 3 स्तरों के नाम हम बता देते हैं आपको। पहला है आपका जो विलेज या गांव के स्तर पर होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, पहला होता है ग्राम पंचायत। सेकंड जो होता है वो आपका होता है ब्लॉक के स्तर पर, जिसको आप बोलते हैं पंचायत समिति। थर्ड जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिसको आप बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, ये आपका होता है गांव के स्तर पर, विलेज स्तर पर। ये आपका होता है पंचायत समिति किस पर? आपके ब्लॉक जो होता है उसके स्तर पर। और ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज इन अ स्टेट? किसी राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव कौन सा चुनाव आयोग करवाता है? तो ये करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो आपका
राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, वो करवाता है। राज्यों में जितने भी चुनाव होते हैं ना राज्य के अंदर, वो सारे ये करवाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक मार्क, मतलब एक मार्क्स मिलेंगे, नहीं 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी इनमें से एक करना है ना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स और टिल द एज ऑफ डैश विच एवर इज अर्लियर। अभी हमने ऊपर देखा था ना, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको टर्म, कितने टर्म के लिए, 6 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। या तो वो 6 साल की उसमें रहेगा कि तुम 6 साल के लिए यहाँ पर काम कर सकते हो, या फिर 65 साल की अगर तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम जो है मतलब यहाँ पर 65 साल तक काम कर सकते हो। तो ये दोनों केसेस में जो भी पहले हो जाए वो होगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश एंड डैश वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC जो है, वो कौन से ईयर में, कौन से साल में बनी थी, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर देख लो, ये हमारी हुई थी 1885 में, और अगर प्रॉपर डेट देखनी है तो 28 दिसंबर 1885, और कहाँ हुई थी, बॉम्बे में फॉर्म हुई थी, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इनके पहले प्रेसिडेंट का नाम था WC बैनर्जी। WC बैनर्जी का मतलब है वोमेश चंद्र बैनर्जी। लिखिए दूं क्या, वोमेश चंद्र बैनर्जी। अगर बीजेपी का आ जाए ना, तो बीजेपी जो है वो फॉर्म हुई थी 1980 में, ये हुई थी 1885 में। तो INC बहुत पुरानी, सबसे पुरानी जो हमारी पार्टी है वो है कांग्रेस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब वही भारतीय जनता पार्टी का आ गया। भारतीय जनता पार्टी इज अ डैश पार्टी एंड मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी इज अ डैश पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी है, ठीक है, ये हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अगर हम बात करें मिजो नेशनल फ्रंट की, तो ये एक कौन सी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। क्षेत्रीय मतलब जो सिर्फ उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल इसकी बात करूं तो मिजो जो नेशनल फ्रंट पार्टी है ये हमारी मिजोरम में है, ठीक है। ये एक मिजोरम की क्षेत्रीय दल है, ठीक है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का मतलब होता है जिसको पूरा देश जानता है, ये जो पूरे देश पे राज कर रही है एक टाइम पे, ठीक है। मिजो नेशनल पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक उस स्टेट में जानी जाती है। और अभी अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसे पता भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर द, यहाँ पे भी सेम वही फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर द 2 मेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि डैश और डैश 2 मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो 2 मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं, सबसे पहली तो है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, और सेकेंड आपकी है ओजोन डिप्लीशन की समस्या, ठीक है। वही सेम यहाँ पे भी लिखोगे आपके, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। और ओजोन डिप्लीशन को आप लिख सकते हो ओजोन शरण यानी ओजोन लेयर का बार बार वो खराब होना। इंडिया हैज अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क ऑफ 75 डैश पार्क्स एंड 421 डैश सेंचुरीज। तो इंडिया के पास जो है 75 कितने कौन से पार्क हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। और 421 जो है वाइल्ड लाइफ, अब तो काफी बढ़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेशनल यानी राष्ट्रीय, और वाइल्ड लाइफ को अभ्यारण्य जो है वो है हमारे पास। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। डैश कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डैश इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि कौन सी ऐसी कमीशन थी, कौन सा आयोग था जिसने की डैश वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो था जिसने कहा था कि OBC जो लोग हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग हैं, उनके लिए एक मतलब सीट जो है वो आरक्षित हो, किसमें, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें, ठीक है। और वो सीट कितने परसेंट थी, 27% थी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। डैश एंड डैश आर द 2 मेजर थ्रेट्स टू गुड गवर्नेंस। एक अच्छी या एक सुशासन, बढ़िया गवर्नमेंट के लिए 2 मुख्य खतरे कौन से होते हैं। पहला होता है करप्शन, ठीक है, अगर देश में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो वहां पर अच्छी सरकार नहीं कहलाएगी वो,
ठीक है, भ्रष्टाचार, और सेकंड इसमें होता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अगर उस देश में पॉपुलेशन या जनसंख्या ग्रोथ ज़्यादा है तो वो भी एक अच्छी मतलब अच्छी सुशासन नहीं हो पाएगा। द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इज बीइंग डैश फ्रेंडली एंड पावर डैश सिस्टम। अच्छे शासन का सार जो है डैश हितैषी होता है और सत्ता में डैश होता है। तो अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए एंड पावर शेयरिंग सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम में पावर जो है वो सिर्फ एक इंसान के पास हो, ये पावर शेयरिंग सिस्टम इसमें होना चाहिए और पीपल फ्रेंडली हो। नेक्स्ट आपको वही सेम सुटेबल वर्ड्स में करना है। कंप्यूटर्स कैन इंक्रीज द डैश इन द डैश ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो कंप्यूटर है वो सरकार के लिए क्या डैश में डैश बढ़ा सकते हैं। तो पीपल्स रीच, ठीक है, सबसे पहले तो ये लोगों की पहुंच किसके प्रति बढ़ाएंगे, लोगों की पहुंच बढ़ाएंगे। ये किसके प्रति, ये बढ़ाते हैं जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं एंड जो गवर्नमेंट के आप कह सकते हो डेवलपमेंट होते हैं उसके प्रति जो है लोगों की पहुंच बढ़ाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। द फर्स्ट NAM कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन डैश इन द ईयर डैश। ठीक है, जो आपकी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन था वो डैश में, यानी यहाँ पर जगह का नाम लिखना है और यहाँ पर कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था वो लिखना है। तो आपकी जो पहली NAM कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी हुई थी 1961 में। ठीक है, लिखोगे आप 1961 में हुई थी, सितंबर को, 1 सितंबर 1961 में, और ये आपकी हुई थी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। ठीक है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पहली आपकी NAM कॉन्फ्रेंस हुई थी। NAM का मतलब क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है इसका मतलब। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट डैश में आपको मतलब वो करना है वही फिल इन द ब्लैंक। दैट्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, यानी जो चीन और भारत है उसकी सीमा रेखा का क्या नाम है ये बताना है, और ये ईस्ट ऑफ कौन किसके पूर्व में पड़ता है। तो इसकी जो सीमा रेखा है भारत की उसको हम कहते हैं मैक माहोन है, मैकमाहोन कहते हैं उसको। ठीक है, और ये है ना, ये भूटान के ईस्ट में पड़ता है जहां पर हिमालयाज भी हैं, हिमालयाज रीजन भी है। ठीक है, मैकमाहोन। अच्छा, आपको बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या कोई ऑफिशियल बॉर्डर है, अगर है तो उसका क्या नाम है। नेक्स्ट ऑप्शनल मॉड्यूल 7A फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश एंड डैश आर द 2 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि कोई भी जो 2 मतलब आपको पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है। ऊपर हमने देखा था 15 लिमिट होती है, उसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। तो कोई भी जो 2 हैं 5 परमानेंट में से वो आप बताओगे, तो UK और USA। ठीक है, ये याद रखना। और अगर मैं बताऊं इसमें फ्रांस, रशिया, ठीक है, या UK USA, जो भी आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मॉड्यूल 7B the conditions of service of members of UPSC shall not be dash after their appointment that may lead to their dash। तो मतलब जो नियुक्ति के बाद, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य की नियुक्ति हो गई है उसकी सेवा शर्तें जो हैं वो संशोधित नहीं की जा सकती हैं, मतलब उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। सेवा शर्तों को पहले ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अमेंड होती हैं तो उससे उनको काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी जो है हानि देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला देखें हम, सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हमारा थोड़ा लिखने वाला सेक्शन। ठीक है, अब देखो, एक्सप्लेन गांधी जी थिंकिंग दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड। 2 नंबर का क्वेश्चन है। गांधी जी की सोच जो है साधन ही साधनों को न्यायोचित करता है, साध्य ही साधनों को न्यायोचित ठहराते हैं, उसकी व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर देख लो यहाँ पर,
महात्मा गांधी बिलीव दैट द मीन्स एंड एंड्स आर क्लोजली लिंक। तो महात्मा गांधी का ये मानना था साधन और साध्य। साधन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप ये क्लास देख रहे होंगे अपने फोन पर, तो फोन आपके लिए एक साधन है। साध्य कौन होगा, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, आप साध्य होंगे और फोन साधन होगा। ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। एंड दैट एंड्स आर जस्टिफाइड बाय द मीन्स यूज्ड, यानी कि जो साध्य है प्रयुक्त साधनों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इस अवधारणा को लक्ष्य और साधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस विषय पर गांधी जी के विचार जो है संक्षेप में कुछ इस तरीके से हैं। मीन्स एंड एंड्स आर इनसेपरेबल। गांधी जी कहते हैं कि साधन और साध्य अविभाज्य हैं। गांधी जी का ये मानना था साधन और साध्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं तथा साधनों का चुनाव साध्य के चरित्र को परिभाषित करता है। यानी ये दिखाता है कि जो मीन्स है और जो एंड्स हैं वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक हैं, और जो चॉइस है साधन की, मतलब हम क्या साधन चूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं या किस प्रकार का हमारा चरित्र है। ठीक है, आपके पास दो साधन है, बुक और फोन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चरित्र कैसा है। आप फोन को लेते हो हाथ में या बुक लेकर आप पढ़ने बैठ जाते हो। ठीक है, तो वही चीज है। इम्प्योर मीन्स लीड टू इम्प्योर एंड्स, यानी अशुद्ध साधन अशुद्ध परिणाम की ओर ले जाते हैं। अब किसी बच्चे ने फोन चुना तो वो एक अशुद्ध उसकी तरफ जाएगा, है ना। वो अब उसमें क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, है ना, वो रील्स देखेगा। अगर उसमें वो अच्छी चीज देख रहा है, एजुकेशनल चीज देख रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, रील्स देख रहा है, तो फिर दिक्कत है ना। तो वही बोला गया है, गांधी जी बिलीव दैट इफ द मीन्स आर करप्ट द एंड रिजल्ट कैन नॉट बी मोरल और जस्ट। कि गांधी जी का मानना था यदि साधन भ्रष्ट है तो अंतिम परिणाम नैतिक या न्याय संगत नहीं हो सकता। इसी में अगला पूछा गया है, आप या तो ये वाला कर सकते हो या ये कर सकते हो। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देख लो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि इसको हम इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पे कहते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकतावाद जो है, इसको इतिहास की आर्थिक भौतिकतावादी या फिर निर्धारणवादी व्याख्या भी कह सकते हैं। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या यह है कि इतिहास उत्पादन की शक्तियों के आत्म विकास का रिकॉर्ड है कि समाज आर्थिक भौतिक विकास के पक्ष पर चलता रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था प्राप्त किए गए विकास के स्तर का संकेत देती है कि इतिहास उन्हें उन अनेक सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का इतिहास है। मतलब ये कहता है कि जो सोसाइटी है वो एक ही पाथ पे, एक ही रास्ते पे चलती रहती है, चाहे उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रहा है, मटेरियल डेवलपमेंट मिल रहा है, और हर एक स्टेज जो डेवलपमेंट की है वो उसके मतलब उसने कितने लेवल पार कर लिए हैं, कितने विकास कर लिए हैं, वो उसे दिखाती है। ठीक है, जिसमें कि आपका दास रखने की प्रथा आती है, जैसे पहले जमाने में दास रखा करते थे, उसको डेवलपमेंट माना जाता था। सामंतवादी पूंजीवाद आता है, उसके बाद संक्रमणीय समाजवाद भी आता है। ठीक है, साम्यवादी समाज आता है, जो कि प्रत्येक उत्तरोत्तर समाज अपने से पिछले समाज से बेहतर होता है। तो हम देखते हैं ना, हिस्ट्री जो है ऐतिहासिक, अगर हम देखें तो हमने पीछे जो लोगों ने जैसा विकास किया था उससे बहुत बढ़िया विकास हमने अब कर लिया है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी भारतीय संविधान के किन्हीं दो लक्षणों को उजागर करना है जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। कौन से ऐसे दो विशेषताएं हैं? द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्टेबलाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर आर, यानी भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी दो विशेषताएं हैं जिससे कि सब मजबूत केंद्र की स्थापना होती है? पहला है इमरजेंसी पावर्स, यानी कि आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आपातकाल के दौरान, कोई भी इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके पास सारी शक्तियां आ जाती है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी पावर आपको यूज करनी है, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अगर देश में लगानी है, तो उस केस में जो एक आप कह सकते हो कि एक जो पावर होती है ना, जो एक शक्ति होती है, वो केंद्र सरकार के पास हो जाती है और राज्य पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं सारे के सारे वो कंप्लीट कंट्रोल में आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और ये जो इमरजेंसी है
ये कब मतलब जब ये लगाई जाती है तो ना ही कोई अपने घर से बाहर निकल सकता है देश के अंदर, और ना ही किसी प्रकार की कोई, ये जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सारे छीन लिए जाते हैं एक तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो सारे जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, राजस्व पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। कुछ और फीचर्स दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिससे ज़्यादा पावर दिखाई जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेशन को डिले कर सकती है, वीटो बिल पास कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर का। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक प्लानिंग कमीशन टू सुपरवाइज द स्टेट्स रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के महत्व का विश्लेषण आपको करना है कि भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी दी गई है उस इमरजेंसी का क्या महत्व है। द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर क्रूशियल एज दे empower the central government to take extraordinary measures during critical situation like war, external aggression, armed rebellion, or severe financial instability, effectively safeguarding the nation's security, unity, and integrity by allowing for a temporary shift from the federal structure to a unitary one, enabling swift and decisive action when normal governance mechanisms may fail. However, their use must be carefully monitored to prevent potential abuse of power. ठीक है, सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन गई देश में जहाँ पर लड़ाई युद्ध की वो हो रही है। ठीक है, कोई बाहरी आक्रमण हुआ है या किसी तरीके का सशस्त्र विद्रोह हुआ है देश के अंदर ही, या गंभीर वित्तीय अस्थिरता आ गई है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम से बिगड़ सी गई है, तो इन केसेस में लगाई जाती है इमरजेंसी, जिसमें कि सारा का सारा जितना भी पावर होता है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है। वो जिस तरीके से अपना डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है। ठीक है, इससे ना मतलब क्या होगा, इससे आप कह सकते हो कि जितनी भी अनुमति होती है वो राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए, मान लीजिए वॉर हो रही है, ठीक है, और उसमें इमरजेंसी ना लगाई जाए तो लोग बाहर अपना बाहर निकलेंगे, उनको कोई समझ ही नहीं होगी। तो वो चीज़ को कम करने के लिए और किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें ना हो तो वो करने के लिए, सावधानी पूर्वक निगरानी रखने के लिए, ये सारी जो दुरुपयोग होते हैं उनको रोकने के लिए इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 39, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन 2 पॉइंट्स, यानी जनहित याचिका जो होती है उसके 2 महत्व आपको बताने हैं इसमें। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसके ये इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इंश्योर करती है एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है। जनहित याचिका बेसिकली क्या होती है कि जनहित, वही आपने सुना हो जनहित में जारी, इस टाइप से। तो ये जो है ये सुनिश्चित करती है कि सभी की पहुंच, जनहित याचिका लोगों को उन लोगों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति देती है जो ऐसा करने में असमर्थ है, जिससे न्याय सभी के लिए सुलभ हो जाता है। जो लोग अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते तो उनके बिहाफ पे जो है जनहित याचिका जारी की जाती है, जिससे कि उनको भी न्याय मिल सके। इसके अलावा प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी। पीआईएल होल्ड्स पब्लिक बॉडीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड इंश्योर्स दे एक्ट रीजनेबली, यानी जवाबदेही को जो है बढ़ावा देती है। ये जनहित याचिका सार्वजनिक निकायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि उचित तरीके से सभी कार्य हों। नेक्स्ट, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2 पॉइंट्स, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके किन्हीं 2 बिंदुओं को आपको उजागर करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो ये हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री में। ठीक है, और इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं जिनमें कि पहला कार्य है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मान लीजिए कोई एक ऐसी पहले तो ना किसी इंसान को केस करना है किसी भी चीज़ का, तो वो अपनी जो स्टेट की कोर्ट होगी, मतलब जो स्टेट की जो बॉडीज होती हैं वो उस पे जाएगा। ठीक है, वहां पर अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा तो हाई कोर्ट पे जाता है, हाई कोर्ट पे न्याय नहीं मिल रहा तो वो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप कह सकते हो कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। अगर यहाँ से फैसला जो आ गया वही फैसला रहेगा। ठीक है,
और मतलब कोई अगर ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं लग रहा, तो फिर उस फैसले को निरस्त करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, मतलब इससे ऊपर प्रेसिडेंट होता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन इंडिया। द जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री, यानी कि जितने भी आपराधिक मामले हो या कोई भी अगर सिविल मामले हो, तो उनकी अंतिम अपील का न्यायालय ये माना जाता है, और इसके निर्णय को देश में जितने भी न्यायालय, जितने भी अदालत हैं, वो सभी मानने को के लिए बाध्यकारी होते हैं। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एक्ट एज इट्स गार्जियन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करती है, और इसके अलावा ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके इसके संरक्षक के रूप में भी कार्य करती है। अगर कोई भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन में, जितना हमारे संविधान में जो रूल्स दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करता है, लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उसको सीधे दंड दे सकती है। रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स, इसके अलावा ये विवादों का समाधान भी करती है। अगर कोई भी विवाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में हुआ है, या किसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हुआ है, तो उसका निपटारा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन 40 है आपका, इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की संस्था के रूप में ग्राम पंचायत की जो कार्य प्रणाली है उसका आपको मूल्यांकन करना है। तो जो ग्राम पंचायत है वो एक की इंस्टीट्यूशन होती है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत भारत में लोकतंत्र की एक प्रमुख संस्था होती है, रिप्रेजेंटिंग द लोएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक हायरार्की, यानी ये लोकतांत्रिक पदानुक्रम के निम्नतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। ग्राम पंचायत एक, आप कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ही ना सबसे बेसिक लेवल है। किसी भी, अगर हमें कहीं पे भी न्याय चाहिए तो हम ग्राम पंचायत में जाएंगे, उसके बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर हम कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द लोकल गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस एंड इट्स फंक्शन इंक्लूड, तो ये जो है ना, ये बहुत मतलब स्थानीय सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गांव की तरफ देखा जाए तो। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, सबसे पहला इसका काम होता है कि सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। ग्राम पंचायत जो है वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम प्रोग्राम आती हैं, बेनिफिशियरी जो हैं उनकी लाभार्थियों की पहचान करवाना, ठीक है, उनको कार्यक्रम के बारे में बताना, योजनाओं के बारे में बताना, ताकि जो गवर्नमेंट है उसकी स्कीम गांवों तक भी पहुंच सके। नेक्स्ट, कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, ये जो ग्राम पंचायत होती है ये कलेक्ट करती है जो लोकल टैक्स होते हैं। ग्राम पंचायत क्या करती है, ये कर लगाने का काम करती है और उनको इकट्ठा करने का काम भी करती है। तो ये इसके दो आपके फंक्शंस हो गए, 2 नंबर का क्वेश्चन था। असेस द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी जनमत के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका का आकलन आपको करना है। तो जनमत, जनमत यानी कि हमारा मत, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। अच्छा, जनमत जो है मतलब लोगों का मत, लोगों के विचार लाने के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जो ये शैक्षिक संस्थान होते हैं व्यक्ति को ज्ञान, आलोचनात्मक चिंतन कौशल, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं ना, ये नॉलेज देते हैं लोगों को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स देते हैं। इसके अलावा ये जो है डाइवर्स पर्सपेक्टिव देते हैं, ये उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं, उनको ना सोशल, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके व्यूज पे भी वो काफ़ी प्रभाव डालते हैं, कि उनके विचार किस तरीके से प्रभावित हों, वो शैक्षणिक संस्थान करते हैं। इसके अलावा ये पर्टिकुलरली करिकुलम के हिसाब से, मतलब जैसे टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके, कुछ ओवरऑल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है, वो लोग जो हैं मतलब इन एक की एजेंट की तरह काम करते हैं इनके ओपिनियन को और सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग को ने समझाने में। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाईलाइट द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी जो आपकी क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी भूमिका आपको बतानी है। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका एट द सेंटर ऑल्सो, जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनकी काफ़ी मतलब बहुत सारे
आप कह सकते हो रोल्स होते हैं, जैसे कि ये एक पिलर का काम करते हैं। रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो पिलर का काम करती हैं, फोकस द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन इश्यूज इन देयर रीजन। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का इशू है, ठीक है, तो वो नेशनल पार्टी तो उस चीज को नहीं देखेगी ना, मतलब नहीं देख पाएगी, उसको पूरे नेशन को देखना है। तो उस चीज को देखने का काम, उस चीज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम ये रीजनल पार्टीज करती हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट में पॉलिसीज, गवर्नमेंट अगर कोई इस तरीके की अपने इंटरेस्ट के लिए कोई पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, तो वो चीज को भी ये देखती है रीजनल पार्टी कि हमारे रीजन में कोई ऐसा काम ना हो, ऐसी चीजों को प्रमोट ना किया जाए जो कि गलत हो और जो लोगों के हित में ना हो, ठीक है। सो आप ये देखो, तो राजनीतिक दल जो है वो सबसे बड़ी सेवा करते हैं कि ये जो है दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। कोई ऐसी पार्टी है जो कि गलत काम कर रही है, नेशनल पार्टी है या किसी भी प्रकार की कोई दूसरी पार्टी है जो उस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन वो गलत तरीके से कुछ काम कर रही है, तो वो सारे मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करवाने का काम एक क्षेत्रीय दल का होता है और उनकी राजनीतिक जागरूकता में जो है योगदान ये देती हैं। और इसके अलावा क्षेत्रीय दल जो है वो राष्ट्रीय दलों को ये अनुभव करवाने में भी सफल रहे हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति उदासीनता का रवैया अपना कर नहीं चल सकते। और मतलब ये है कि ये ना जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको ये भी अनुभव करवाती रहती है समय समय पे कि हमारे रीजन की तरफ तुम्हें सिर्फ एक मतलब ये नहीं कि तुम इस तरीके का रवैया अपनाओगे कि हम पूरे नेशन को देख रहे हैं तो हम तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते, तो वो काम करवाने का भी, समस्याओं को हल करवाने का काम भी करती है। नेक्स्ट, एनालाइज अर्बनाइजेशन एज अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शहरीकरण जो है वो प्रदूषण का एक स्रोत क्यों माना जाता है। तो शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपको पता है प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसीलिए अर्बनाइजेशन जो है वो एक मेजर कोर्स ऑफ पॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो है इस एरिया में होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, लैंड पॉल्यूशन बढ़ता है। जैसे मान लो तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारा अगर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर कई प्रकार की फैक्ट्रीज लग जाती हैं, और ये फैक्ट्रीज जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर होती हैं एयर पोल्यूशन में, यानी हवा का प्रदूषण जो है उसमें ये कई प्रकार की गैसें, इस तरीके की गैस एमिशंस करती हैं, जिससे कि जो सिटी है ना उसमें बहुत सारा वायु प्रदूषण फैल जाता है, ठीक है। जिसमें कि जैसे देखो मतलब अगर हम शहर की बात करें तो विश्व की लगभग 75% प्राथमिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं और विश्व की 50 से 60% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑफन डम्प्ड इनटू बॉडीज ऑफ वाटर मेकिंग दम अनसेफ फॉर कंजम्पशन। यानी जल प्रदूषण जो है ना वो कैसे फैलाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज लगवा ली, ठीक है, वो लोग अपने, आपको पता है फैक्ट्रीज में किस तरीके का एसिड वगैरह जो भी यूज हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं उस असुरक्षित चीज को वो लोग जल निकायों में फेंक देते हैं, जो उनके आसपास की जो भी बॉडीज ऑफ वाटर है ना उनमें वो फेंक देते हैं, और वही सारा फिर पानी जो है उसी को फिल्टर करके वो लोग जो शहरों के हैं वो पी रहे हैं। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, ट्रीज जो है वो काट दिए जाते हैं, ट्रीज काट दिए जाते हैं घरों और इमारतों का निर्माण करने के लिए, जिससे कि लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण भी हो रहा है, और भी कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे हमारा ध्वनि प्रदूषण भी इससे होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, ये फैक्ट्रीज में काफ़ी सारा आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो किस तरीके से उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता ही आता है, तो ये देख लेना सतत पोषणीय विकास क्या है और इसकी अवधारणा का आपको विश्लेषण करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी होता है टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs. It's an approach that balances competing needs while considering the environmental, social and economic लिमिटेशंस ऑफ सोसाइटी। यानी सतत विकास या सतत पोषणीय विकास जो होता है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज को संगठित करने का एक तरीका है। मतलब ऐसा
इस तरीके से हमें अपने जो भी आसपास के नीड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करना है। जो संसाधन हमें दिए जा रहे हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना है, जैसे जल, ठीक है, पानी, पानी कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको अगर बहाएंगे, ज़्यादा वो कर देंगे, तो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको वो देखने में भी नसीब नहीं होगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। वही सतत विकास सिखाता है कि वर्तमान की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करना कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को हम उनके साथ समझौता ना करें। ठीक है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं पर विचार करता है और प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं में संतुलन जो है स्थापित करता है। नेक्स्ट, हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन की कोई दो विशेषताओं को उजागर आपको करना है। तो दो फीचर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी पहला है, जवाबदेही, कि अगर अच्छी गवर्नमेंट होगी, गुड गवर्नेंस यानी अच्छा शासन किसी देश में हो रहा है, तो रेगुलेटरी बॉडी जो है, मतलब जो नियामक संस्था होती हैं, उन वो अकाउंटेबल होगी, ठीक है, मतलब उनमें जवाबदेही होगी, वो जवाब दे पाएंगी। फॉर द इम्पैक्ट्स ऑफ देयर गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एम्प्लॉयज, वेंडर्स, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी अच्छी गवर्नमेंट अगर चलाता है कोई भी, तो उसके पास जवाब होते हैं, ठीक है। तो वो अपने शासन प्रोटोकॉल को समझा सकती है, वो अपने प्रभाव के लिए जवाबदेही होती है। निदेशक मंडल जो है वो जनता को, कर्मचारियों को, विक्रेताओं को, हितधारकों को, शेयर धारकों के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। इसमें ना मतलब अगर अच्छी गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या है, पारदर्शिता रहेगी। ये एक पावरफुल टूल होता है दैट कैन फाइट करप्शन, इम्प्रूव गवर्नेंस एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर पारदर्शिता है, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में किसी भी तरीके का पर्दा नहीं है। पर्दा से मेरा मतलब है किसी भी तरीके का जो है सीक्रेट नहीं है जिसमें कि करप्शन आ जाता है। करप्शन नहीं है किसी भी तरीके का, गवर्नमेंट सीधा पब्लिक के बारे में सोच रही है, ठीक है, और पब्लिक को भी ये लगता है कि अच्छी गवर्नमेंट है। तो वो चीज़ जो है उससे ना पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार से लड़ सकती है, फिर शासन में सुधार ला सकती है और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन के बीच के संबंध जो है उनका विश्लेषण आपको करना है। भारत और चीन के बीच के संबंध कैसे हैं? तो भारत और चीन के बीच के संबंध जो है वो पीसफुल हैं, पीसफुल रिलेशन है। डिस्पाइट बीइंग टू ग्रेट जायंट्स ऑफ एशिया, अगर हम देखें एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़े दो आपके इंडिया और चाइना जो है देश आते हैं। दे बोथ आर मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है क्या है, पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इन्हीं दो कंट्री में, जिसमें कि इंडिया ने अब तो डिफीट कर दिया, चाइना को फर्स्ट नंबर पे आ गई है विद एंशंट एंड ओल्ड सिविलाइजेशन। और अगर हम देखें तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो इंडिया और चाइना की ही मानी जाती है। द टू नेशंस हैव सॉट इकोनॉमिक कॉपरेशन विद ईच अदर वाइल मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन बोथ कंट्रीज आर मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन। यानी अगर हम देखें तो दोनों देशों ने एक दूसरे से आर्थिक सहयोग मांग की है, मतलब हम आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। इंडिया का माल चाइना में, लेकिन चाइना का माल काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आ रहा है ना, तो बीच में वो भी था, बॉयकॉट कर दिया था। तो चाइना जो है वो ज़्यादा उसकी जो मार्केट है वो देखने को मिलती है इंडिया में, ठीक है। और इससे इसके बीच में अगर हम देखें सीमा विवाद भी है हमारे बीच में, और आर्थिक राष्ट्रवाद का जो विवाद है दोनों देशों में वो तो शुरू से चलता ही आ रहा है, और दोनों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध हैं इससे, ठीक है। अब ऑप्शनल मॉड्यूल 7A से पूछा गया है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके महत्व आपको बताने हैं। कोई भी दो आप बताओगे, तो इसके कोई भी दो महत्व अगर हम देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है, किस लिए, कि वो इंटरनेशनल पीस यानी कि मुख्य रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो भी यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में सभी को सुरक्षा देना, ठीक है,
और सभी में शांति बनाए रखना। ऐसा ना हो कि मतलब अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की लड़ाई वगैरह हो रही है तो उसको सॉल्व करवाने का काम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ थ्रेट टू पीस और एन एक्ट ऑफ अग्रेशन इन द वर्ल्ड, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का विश्व में ये निर्धारित करती है कि विश्व में हमेशा शांति बनी रहे, शांति कोई खतरा ना हो और कोई आक्रामक कृत्य ना हो, यानी कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि देश के किसी भी मतलब किसी भी देश में किसी भी प्रकार का जो है अग्रेशन आए, गुस्सा आए, तो वो काम ना हो। तो ये काम देखने का होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ पीस कीपिंग एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की गतिविधियों के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं इसमें, ठीक है। तो यूएन जो है इसके पीस कीपिंग एक्टिविटीज को अगर आप देखें तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, यानी नागरिकों की सुरक्षा। यूएन जो पीस कीपर्स होते हैं उनका काम सबसे पहला होता है कि जो भी उनके अंदर के नागरिक आ रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार से आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, अगर किसी भी प्रकार की वॉर अगर हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई अगर ऐसे हथियार चल रहे हैं तो उनसे बचाने का काम जो होता है वो होता है यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज में आता है। प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को रोकना, यानी किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को, देशों में अगर आपस में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं तो उस चीज को रोकना। दे वर्क टू प्रिवेंट और कंटेन फाइटिंग, ठीक है। तो लड़ाई को और मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रोकने का काम ये करती है। रीस्टोरिंग रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन बहाल करने का काम भी यूएन पीस कीपिंग एक्टिविटीज में आता है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, हाईलाइट द जुरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके अधिकार क्षेत्र को उजागर आपको करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो। आईसीजे के जो हैं 2 टाइप्स के जुरिसडिक्शन होते हैं। सबसे पहला कंटेंशंस केसेस होते हैं। कंटेंशंस केसेस में क्या आता है, द आईसीजे सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स दैट सबमिट देम टू द कोर्ट, यानी कि विवादास्पद मामले देखना, ये उन राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करते हैं जो उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कोई राज्य हैं या कोई देश हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उस लड़ाई को देखने का काम जो है वो आईसीजे का होता है। वो अपने उस केस को वो 2 देश जाकर आईसीजे को प्रस्तुत कर सकते हैं और वो उसके निपटारे का काम जो है आईसीजे करेगा। एडवाइजरी ओपिनियंस प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस ऑन द इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन ऑर्गन्स और अदर ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सलाहकार का काम करना, ये संयुक्त राष्ट्र के अंग और अधिकृत संगठनों के अनुरोध पर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सलाह प्रदान करता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की सलाह है तो ये देता है। नेक्स्ट 45, अब ये ऑप्शन मॉड्यूल 7B है। सो मैं ना आपको मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहती, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ 45 में आपको आखिर क्या लिखना है और उस हिसाब से आप लिख लेना। हाईलाइट एनी वन चैलेंज टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही में तटस्थता की पारंपरिक अवधारणा की किसी एक चुनौती को आपको उजागर करना है। तो इसमें ना आप लिखोगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में। देखो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी या क्रैट जो होते हैं, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी एक तरीके की, आप कह सकते हो ऐसा सिस्टम फॉर्म करना जहाँ पर जो जैसे मान लो आईएएस है, ठीक है। आईएएस जो है, आईएएस ऑफिसर जो बिल्कुल इतनी पढ़ाई के बाद, इतने प्रोफेशनलिज्म के बाद वो लोग उस पद पे आते हैं, लेकिन उस चीज़ को उस उनके पावर्स को उनको ना देकर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अपने जो बातें हैं उनके ऊपर थोपे, ठीक है, कि तुम हमारा पहले काम करो, ठीक है, और इसके अलावा तुम ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो, जबकि उसको उससे ज़्यादा नॉलेज है। उस सिस्टम को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नौकरशाही, यानी किसी के अंडर काम करना, ठीक है। जबकि हम यूपीएससी जैसे बड़े उससे
कमीशन से हमने वो सब पास किया है, तो वो चीज़ ना देखते हुए पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर काम करने को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो इसके कोई एक चैलेंज को आपको बताना है तो आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसमें आप लिखोगे कि किस तरीके से जो आईएएस वगैरह होते हैं वो इतनी पढ़ाई करके वो लगते हैं, लेकिन फिर भी कई जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नेता अपने आप को बड़ा समझकर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, यानी राजनीतिक जो है उनके अंदर टांग अड़ाने का काम करते हैं। या फिर आप इस पॉइंट पे लिख सकते हो प्रेशर टू प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी कि राजनीतिक जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके काम हैं, उनको पहले करवाने की मानसिकता उन लोगों में होती है। ठीक है, ये इनमें से आप कोई भी एक चैलेंज के ऊपर डिटेल में लिख सकते हो। और में दिया हुआ है एनालाइज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के सिद्धांत को आपको बताना है। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करती है, एम टू सेपरेट द पावर बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स एक मिनट एंड द मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल आईएएस ऑफिसर। तो ये जो है ना पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायक्टमी, ये देखती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हमने ब्यूरोक्रेसी ऊपर देखी, उस चीज़ को ना किया जाए, उसको फॉलो ना किया जाए। पॉलिटिकल लीडर्स की जो पावर्स हैं और जो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट है आईएएस ऑफिसर्स के, उनकी पावर्स को सेपरेट किया जाए। ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स किसी भी नेता की पावर के अंडर में आके वो काम गलत ना करे। ठीक है, और वो पब्लिक की सर्विस के लिए दिए गए हैं, ना कि उनके लिए। 46 में आपसे पूछा गया है हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है उसके महत्व को बताना है और गठन की प्रक्रिया को उजागर करना है। तो ये जो है ना ये क्या महत्व है इसका, पब्लिक सेवा आयोग, ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ये क्या करता है, हेल्प्स टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट, यानी जो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आपके लोक सेवक होते हैं, ठीक है, जो आपके लोक सेवक होते हैं उनको उनको रिक्रूट करने का काम होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का। रिक्रूट का मतलब होता है उनको पद देना वो। और इसमें इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर से आती है, या फिर एक एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, तब जाके ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ गांधीज्म इन टुडेज वर्ल्ड, 3 नंबर का है कि आज का विश्व जो है उसमें गांधीवाद की प्रासंगिकता का विश्लेषण आपको करना है। आज के युग में जो गांधीवाद ने चार चार और भी बहुत से ऐसे जो हैं अपने विचार रखे हैं। तो पहला है नॉन वायलेंस। आज का युग जहाँ पर देखते हैं हम अहिंसा, हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही है, सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो ऐसे युग में अहिंसा जो है गांधी जी की कितनी ज़्यादा मतलब माननी चाहिए हमें। तो बेसिकली ये आपको लिखना है। ट्रुथफुलनेस की अगर हम बात करें, सच्चाई, जहाँ पर आज लोगों ने झूठ को सहारा बना लिया है, सब जो है झूठ का सहारा लेते हैं, सच्चाई को कोई कुछ नहीं मानता। तो इसीलिए गांधी जी का जो ट्रुथफुलनेस का एक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, सादगी। सादगी की अगर हम बात करें तो सभी लोग आज जो है लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं और वो अपनी सेल्फिशनेस, अपनी जो एक आप कह सकते हो मतलब के लिए वो जो पर्यावरण है या वातावरण है उसका भी ह्रास कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भी ये वाला जो उन्होंने प्रिंसिपल या ये वाला जो उन्होंने अपना विचार रखा सिंप्लिसिटी सादगी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। लेकिन आज के युग में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, सभी लोग एक दूसरे पर या फिर किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कोई फ़ोन पर डिपेंड हो गया है, कोई लैपटॉप पर हो गया है, कोई तो फ़ोन के बिना जी ही नहीं सकता, या फिर कोई किसी दूसरे से अपना काम करवाना चाहता है, खुद कोई काम नहीं करना। तो वो चीज़ जो उस चीज़ को देखते हुए सेल्फ रिलायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लिखोगे। 48 में एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई भी 3 भारत के निर्वाचन जो आयोग हैं उनके कार्य बताने हैं। तो सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शन, कि एकदम मुफ्त और एकदम रीजनेबल इलेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को भी
मतलब खर्चा जो है वो पब्लिक के ऊपर ना थोपा जाए। इट इंश्योर्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अडहर टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल हैं और जो पार्टी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक मैनर्स मतलब आप कह सकते हो कि वो मैनर्स में काम करे। ठीक है, ऐसा ना हो एक कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जाके वो काम करे। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उनका काम क्या होता है, जो भी जितने भी हमारे चुनाव होते हैं उनको करवाने का काम होता है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अगर कोई भी जो मेंबर है वो किसी भी तरीके से गलत काम कर रहा है या गलत तरीके से चुनाव जीतना चाह रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है या उसको जो है हटा सकती है मेंबरशिप से। वो भी फंक्शन होता है ईसीआई का। तो मतदाता सूची तैयार करने का भी काम होता है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, सिंबल देना, ये भी काम हमारी ईसीआई का होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी काम होता है। ठीक है, इसी में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इस राजनीतिक दलों की कोई 3 अनिवार्य जो फीचर्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला कंटेस्टिंग इलेक्शन यानी चुनाव लड़ना। ठीक है, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, जनमत को आकार देना, बहुत बड़ा एक योगदान होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग कैसे अपने वोट मांगने आ जाते हैं, लोगों के विचारों को बिल्कुल बदल देते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल में जिन नेताओं की आपने शक्ल नहीं देखी होगी तो उनकी अब आपको शक्लें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जनमत को बदलने के लिए आते हैं कि हम आपके यहाँ पर एरिया में स्कूल बनवाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नीति और कार्यक्रम पेश करना। ठीक है, अलग अलग कार्यक्रमों को दिखाना, अलग अलग नीतियों को दिखाना। एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच लोगों की जो है वो देना। नेक्स्ट है रोल इन मेकिंग लॉज, कानून बनाने की भूमिका भी इनकी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने हित की तरफ भी देखती हैं और लोगों को भी उनको देखना पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो इसीलिए ये चाहती हैं, मतलब जैसे अगर कोई इंसान है, जैसे कोई एक एरिया है, वहां पर कुछ लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे एरिया में स्कूल्स नहीं है या हमारे एरिया में जो है लड़कियां जो है सुरक्षित नहीं है, तो उस चीज को लेके नया कानून बनाने के लिए वो पार्लियामेंट में उछाल सकते हैं उस मुद्दे को, तो इसलिए वो भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। एनालाइज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी भारत में आरक्षण नीति का विश्लेषण करना है। तो भारत में आरक्षण नीति जो है वो एक सिस्टम है, इसमें हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो हिस्टोरिकली प्रोवाइड की गई हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इन द इंडियन सोसाइटी। द पॉलिसी इज इंटेंडेड टू एड्रेस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज एंड टू अपलिफ्ट अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स इन गवर्नमेंट एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समाज में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करती है, जैसे एसटी एंड ओबीसीज होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसमें भी अलग से रिजर्वेशन दे रखी है। ठीक है, वुमेन जो है उनको अलग से रिजर्वेशन मिली हुई है, और जनरल कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये बात तो आपको पता ही होगी। ओके, वुमेन जो है उनको एक और भी कई सारे जैसे फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, वो उनके लिए बिल्कुल फ्री कर रखे हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके की रिजर्वेशन ही है। ये आरक्षण जो है वो उसका प्रतिशत राज्य के अनुसार अलग अलग होता है, और ये जो है जो वंचित समूह होते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, ये एक वंचित समूह है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग है। औरतें जो हैं वो भी पिछड़े वर्ग में ही आती हैं बेसिकली, तो उनको ऊपर उठाने का जो काम है वो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाईलाइट द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष है उनको उजागर करना है। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में कई सारी युद्ध हुए हैं, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ना ऐसे ऑफिशियल मतलब युद्ध नहीं हुए हैं, पर हाँ छोटे मोटे ऐसे होते रहते हैं, और वो आपको पता है हमारे बीच में मतभेद तो कितने हैं। इंडो पाक वॉर जो 1947 में हुई है, 1965 में भी, 1961 में एक डायरेक्ट वॉर नहीं हुए लेकिन बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ है, जिसमें कि बांग्लादेश को छुड़वाने के लिए जो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने
अपनी तरफ या उसको घेर लिया था, तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी वगैरह जो भी लगा के उसको बांग्लादेश को छुड़वाने का काम किया था। ठीक है, तो हमारे बीच में कई सारे वॉर, स्टैंड ऑफ्स एंड बॉर्डर स्किमिशेस तो होते रहते हैं, तो इसके बारे में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है एनालाइज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध आपको बताने हैं। ये हमारे काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक टाइज है हमारे, मतलब हम एक दूसरे से इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा भारत जो है वो सबसे बड़ा व्यापारी माना जाता है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में जितना भी सामान जाता है वो भारत से ही जाता है, इसलिए इकोनॉमिक टाइज हमारे हैं। ठीक है, कल्चरल टाइज हैं, हमारी जो कल्चर है उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। जो भारत का जो संस्कृति है वो श्रीलंका की संस्कृति से काफ़ी मेलजोल खाती है। नेक्स्ट है श्रीलंका ने जो है अडॉप्ट की है इंडिया का यूपीआई सर्विस, जो हमारी जो पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह जो सर्विस है जो हम यूज़ करते हैं वो श्रीलंका ने भी अडॉप्ट किया है, विच इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स एनहांसिंग फिनटेक कनेक्टिविटी, जिससे कि फिनटेक जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है। अब ऑप्शन मॉड्यूल 7A बोल रहा है 51 एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ नॉन मिलिट्री सैंक्शंस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। कोई भी 3 तरीके की नॉन मिलिट्री सैंक्शंस आप बता सकते हो। पहला इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, सेकेंड है ट्रैवल बैन्स और थर्ड है आर्म्स एम्बार्गोज। मतलब इससे ये बोला गया है संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस प्रकार के 3 प्रकार के कौन से असैन्य प्रतिबंध यानी कि सेना के अलावा कौन कौन से रोक लगा सकता है देशों पे। तो पहला है इकोनॉमिक, मतलब किसी भी प्रकार कोई भी देश जो है व्यापार नहीं करेगा, इस चीज़ का रोक लगा सकता है संयुक्त राष्ट्र। ट्रैवल बैन लगा सकता है, मतलब कोई भी देश के लोग जो हैं वे दूसरे कंट्री में ट्रैवल नहीं करेंगे। और थर्ड है आर्म्स, मतलब हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरीके का भी बैन्स लगा सकता है। और फोर्थ आप लिख सकते हो सहयोग समाप्त करने का प्रतिबंध भी लगा सकता है, कि कोई एक ऐसी कंट्री है जो मान ही नहीं रही है और बहुत ज़्यादा वो कर रही है तो उसको सहयोग ही नहीं देना, तो वो चीज़ का भी वो कर सकता है। इसी में और में बोला गया है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अ यूएन जनरल असेंबली। यूएनजीए जो है उसकी मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन को बताना है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो यूएनजीए की जो संगठन है वो 193 मेंबर्स इसमें हैं, टोटल मेंबर्स कंट्री हैं। ठीक है, और ये आपका जो यूएन है यूनाइटेड नेशंस है उसके अंतर्गत आती है। और इसके डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले साइकिल ऑफ डिबेट होता है। कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना है तो सभी जो इतने सारे मेंबर्स हैं उनके बीच में डिबेट होगा कि ये चीज़ सही है या नहीं है। फिर नेगोशिएशन यानी समझौते होंगे, समझौते होने के बाद जो चीज़ें सही हैं उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर रिपोर्ट की जाएगी कि ये डिसीजन अगर वो लागू किया गया तो लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें या क्या सुधार आए हैं। नेक्स्ट है 52 एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 3 उद्देश्यों की व्याख्या आपको करनी है। तो संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 3 उद्देश्यों को देख लो। पहले तो टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि इसका काम होता है यूनाइटेड नेशंस का कि देश में जितने भी विश्व हैं, विश्व कह रही हूँ देखो यार, विश्व में जितने भी देश हैं ना उनके बीच में शांति बनी रहे, वो देखने का काम संयुक्त राष्ट्र का होता है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशन, कि सभी देशों के बीच में एक जो है मित्रता का वो रहे, मित्रतापूर्ण संबंध रहे। ठीक है, ये देखने का काम भी होता है। नेक्स्ट है टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल लिव बेटर लाइव्स, यानी ये देखना कि सभी लोग जितने भी देश हैं उनमें सभी लोग अच्छे तरीके से अच्छी ज़िंदगी जिएं। टू एलिमिनेट पॉवर्टी डिसीज़, और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो गरीबी से होने वाली बीमारियां हैं उसको ख़त्म करने का काम होता है। जो अशिक्षा है, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो लोगों को पढ़ाना लिखाना, वो चीज़ें मतलब पढ़ाना लिखाने का मतलब है कि ऐसी पॉलिसीज़ लेके आना जो सभी देश जो हैं फॉलो कर सकें। टू स्टॉप एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और ये देखना कि किसी भी देश में किसी भी प्रकार से जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है उसका ह्रास ना हो रहा हो। टू एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड
फ्रीडम, और ये देखना कि सभी लोग अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ें। टू बी अ सेंटर ऑफ फॉर हेल्पिंग नेशंस अचीव दीज एम्स। और इसके अलावा लास्ट में एक ऐसा सेंटर यूनाइटेड नेशंस बनता है जिसमें कि सभी देश उसकी तरफ देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी भी देश में किसी भी प्रकार से कोई दूसरा देश टांग रहा है या उसके ऊपर हमला कर रहा है तो वो हेल्प मांगने के लिए यूनाइटेड नेशंस के पास जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन मॉड्यूल 7B का है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका कंपोजिशन कैसे हुआ। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो है दी जाती है। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन एक्स सिविल सर्वेंट होना चाहिए 10 साल के लिए इस कमीशन में एंटर करने के लिए। ये आर्टिकल 315 323 में आता है, जिसमें कि हमारा एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने टेन्योर देख लिया, 6 साल का टेन्योर और 65 साल की एज होनी चाहिए। रिमूवल मतलब इसको रिमूव करने के लिए, मतलब अगर कोई यूपीएससी का मेंबर है और उसका रिमूवल मतलब कोई ऐसा मेंबर है जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसका रिमूवल करने का काम, उसको हटाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होती इसमें। फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब आगे कोई, मतलब एक बार चेयरमैन जो है उसने अपना 6 साल का कार्यकाल कर लिया तो वो दोबारा से चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा दी जाती है, सीएफआई में जाती है इसकी सैलरी। ठीक है, रिडक्शन वगैरह नहीं होता है इसमें। पावर जो है एडवाइजरी बॉडी देती है, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी वाली पावर है इसके पास, रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो सभी जितने भी इंडिया सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल और पब्लिक सर्विस के एग्जाम, वो सारे फंक्शन एग्जाम कंडक्ट करवाना सभी स्टेट्स में। जेपीएससी जो होते हैं मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विसेज जो होते हैं उनके रेगुलेशन, उनके काम को देखना, रिक्रूटमेंट को देखना, अपॉइंटमेंट को, एक्सटेंशन और जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर मतलब इंटरव्यू वगैरह होते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनको देखने का काम यूपीएससी का होता है। इसी में और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति के महत्व को आपको बताना है। तो जो यूपीएससी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के कुछ होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब यूपीएससी जो है उसका स्टेटस डिफाइन किया गया है आर्टिकल 315 से 323 में, पार्ट 14 में, चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संवैधानिक ढांचा हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो ये क्या करती है, परीक्षा आयोजित करवाती है यूपीएससी। सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश करने की परीक्षाएं जो हैं वो करवाती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर टू इंश्योर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, मतलब ऐसा सिलेक्शन हो जो बिल्कुल ही निष्पक्ष हो और उचित तरीके से हो, तो वो परीक्षा पूरी करवाती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक आदर्श नौकरशाही के कोई भी 3 विशिष्टताओं को आपको बताना है। तो आदर्श नौकरशाही के लिए सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एंड इम्पर्सनैलिटी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो आदर्श नौकरशाही हो जाएगी। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच कोई 5 अंतर आपको बताने हैं। तो इसके आंसर देख लो। फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसेबल होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो कि डिफेंड किए जा सकते हैं कोर्ट में इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन फंडामेंटल राइट्स का किया जा रहा है, जैसे फ्रीडम ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है, अगर कोई हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन रहा है, कोई हमें कैद कर रहा है, तो हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं ना, तो वही चीज़ है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, सोशो इकोनॉमिक गाइडलाइंस होती हैं इनकी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में, मतलब इसके लिए हम कोर्ट में जाके नहीं लड़ सकते। दे आर एनफोर्स्ड ऑटोमेटिकली एज दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑटोमेटिकली हमें दिए जाते हैं, हम पैदा होते हैं तभी हमें फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली नहीं मिलते हैं, ये एक मतलब लॉ होता है, इसका पूरा प्रोसीजर होते हैं, तब जाके
ये इन्फोर्सेबल होते हैं। लॉज मेड इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ एफआरस आर बाउंड टू बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो एन एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए जो उसके उल्लंघन के लिए लॉ बनाए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मतलब संविधान में वो नहीं आते हैं। लेकिन इसके लिए जो लॉ बनाए गए हैं वो संविधान में आते हैं या इनवैलिड माने जाते हैं, मतलब इनवैलिड नहीं माने जाते हैं। दे लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दस प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग ऑथोरिटेरियन। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट की पावर है उसको लिमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिली है, इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें मिली है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो पावर जो है ना गवर्नमेंट की वो एक तरीके से लिमिट हो जाती है इससे, लेकिन इससे जो है लिमिट नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करती। और भी बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 5 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के किन्हीं 5 विधायी शक्तियों का आपको वर्णन करना है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके 5 लेजिस्लेटिव पावर्स आप देख लो। ही कैन समन और प्रोरोग द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। वो क्या कर सकते हैं, जो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है उसको समन कर सकते हैं। ठीक है, उसको जो है किसी भी तरीके का समन भेज सकते हैं, या लोकसभा को डिसॉल्व करने का, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से निरस्त करने का जो अधिकार होता है वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के तो हमने कई सारे अधिकार देख ली ना ऊपर। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा। ये क्या करता है ना, इसके पास पावर होती है कि राज्यसभा में 12 मेंबर को ये नॉमिनेट कर सकता है और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में नॉमिनेट करता है। सर्टेन बिल्स, कुछ बिल्स जो हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट की अप्रूवल पर ही पास होते हैं, जैसे मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, या कोई ऐसा बिल है जो टैक्सेशन में जो इसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, जो टैक्स को प्रभावित कर रहा है, तो उसको देखने के लिए भी उसका भी अप्रूवल प्रेसिडेंट से लेना होगा। स्टेट बिल्स होते हैं जिसमें कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, और नए स्टेट को अगर बनाना है उसका बिल जो है वो भी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होगा। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल, CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन, कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिस फॉर SC एंड ST बिफोर द पार्लियामेंट। मतलब जितने भी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो जितने भी हमारे मेजर कमीशंस होती हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट के पास जाती हैं। फिफ्थ है, प्रेसिडेंट होल्ड्स अ फाइनल लेजिस्लेटिव पावर टू लेजिस्लेट फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मतलब जो हमारे ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यूटीज हैं, उसकी जितनी भी फाइनल लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती हैं तो जितने भी पार्लियामेंट में 6 हफ्ते के अंदर जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं वो सारे रीअसेंबल किए जाते हैं इसके द्वारा ही, प्रेसिडेंट के द्वारा ही। और इसके अलावा ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करती है आइदर जॉइंटली और सेपरेटली। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी स्थानीय शहरी निकाय जो होते हैं उनके किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आता है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं जो कि आपकी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं होती है, अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। तो इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। पहला, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, सार्वजनिक संरचना देखना। यूएलबीज में आपका एमसीडी वगैरह भी आता है, तो ये क्या करते हैं एमसीडी वाले, कंस्ट्रक्शन को देखना, मेंटेनेंस को देखना, रोड ब्रिज बन रहे हैं, जो स्ट्रीट्स बन रही हैं, सबवे हैं, जो बाकी पब्लिक वर्क हैं। पीडब्ल्यूडी भी इसके अंतर्गत ही आता है। पब्लिक हेल्थ को देखना, ठीक है, किसी भी तरीके से पब्लिक जो वैक्सीनेशन, टीकाकरण है, अस्पताल और औषधालय का मतलब जो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनका रख रखाव करना। पब्लिक सेफ्टी देखना, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, क्लीनलीनेस को देखना, मतलब स्वच्छता, सेवाएं, पार्क देखना। ठीक है, मनोरंजन जैसी सुविधाएं हैं वो सारी प्रदान करना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को देखना। एंड रेन हार्वेस्टिंग जो होती है, आपने देखा होगा ना कई बार एमसीडी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सड़कों पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो वो मतलब और जो आपकी जो आपकी ये होती है ना फेक रेन, वो करवाते हैं।
नकली बारिश, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी एनकरेज करने का काम जो होता है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ का होता है। और यहाँ पर आपका ये पेपर हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो पूरी। सो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड शेयर ज़रूर करेंगे हमारी इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से हेल्प ले सकें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल TH क्लासेस को ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।